चलिए, आज कल हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के विषय में जो अध्ययन किया था उसमें बाबर और हुमायूं के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसी बीच हमने देखा है कि हुमायूं का जो शासन पीरियड रहता है वो 1530 से लेकर 40 तक और फिर 1555 और 56 के बीच में रहता है। ठीक है, 55 और 56 के बीच ये हुमायूं का टाइम पीरियड है। अब जरा आप सोचिए कि 1540 से लेकर 1555 के बीच में यहाँ पर फिर कौन शासक होता है, कौन बादशाह बनता। तो इस दौरान जो है पुनः एक बार अफगानों की सत्ता स्थापित होती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद, ठीक है, अनवरत इनकी सत्ता नहीं रहती। इसी के बीच में 1540 से लेकर 1555 के बीच में पुनः एक बार अफगानों ने अपनी सत्ता स्थापित की और उस सत्ता की स्थापना के क्रम में पहला जो अफगान शासक आता है वो शेर शाह सूरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसी बीच हम इसको अकबर से पहले के को पढ़ने से पहले हम लोग शेर शाह सूरी के विषय में अध्ययन कर लेते हैं या द्वितीय अफगान साम्राज्य के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि आप लोग हेडिंग डालिएगा, द्वितीय अफगान साम्राज्य। अफगान साम्राज्य, ठीक है। इस द्वितीय अफगान साम्राज्य में ये शेर शाह सूरी, इसके जो शासक रहते हैं, पहला इसमें है शेर शाह सूरी। यह 1540 से लेकर 1545 के बीच में इसकी सत्ता रहती है। इसके बाद इस्लाम शाह सूरी, पंद्रह सौ 1545 से लेकर 1553 तक। फिर मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल, ठीक है, यह 1553 से 55, ठीक है। और इसके बाद सिकंदर शाह, सिकंदर शाह सूरी, ये भी 1555 में, ठीक है। ये आपके शासक बनते हैं द्वितीय अफगान सत्ता जब स्थापित होती है, ठीक है। शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, और उसके बाद सिकंदर शाह सूरी, वो भी 1555, 1540 से लेकर 1545 तक, 1545 से लेकर 1553 तक, और 1553 से लेकर 1555 तक, और यह लास्ट वाला जो शासक रहता है वो 1555 में, ठीक है। अब आप लोगों ने शेर शाह का नाम सुना होगा, इतिहास में ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक हमारे यहाँ माना जाता है। कहा जाता है कि शेर शाह को अगर बहुत अधिक समय, चूँकि 5 वर्ष का शासनकाल किसी भी शासक के लिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं माना जाता, कहा जाता है कि अगर यह इसका शासनकाल लंबा होता, यह अकबर से भी महान शासक बन सकता था, ठीक है। इतना शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और उसकी विजय, यह तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये महान शासक बनने की ओर हमको इसको घोषित करने के लिए तैयार रहे। ये सब पूरी इसकी विजय, इसका राजस्व प्रशासन, इसका आर्थिक प्रशासन, इसका आपका और प्रशासनिक व्यवस्था, यह इसको महानता की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं शेर शाह सूरी के विषय में 1540 से 1545 के बीच में। देखिए, बचपन में शेर शाह सूरी का थोड़ा सा अध्ययन कर लें आप कि यह कौन था। पहली बात तो जन्म इसका 1472,
होशियारपुर, पंजाब, होशियार। ठीक, इसके बाद पिता का नाम, पिता हसन। बचपन का नाम इसका, बचपन का नाम फरीद, बचपन का नाम फरीद। ये जो पिता इसके वो हसन खां या हसन जो है वो जौनपुर की ये जो रियासत थी उसके शासक थे, जौनपुर रियासत के शासक। ठीक है, बचपन का नाम इसका फरीद रहता है। बड़े ही संघर्षों में इसका जीवन प्रारंभ होता है और उसके बाद इसके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है कि इसके जीवन में बिहार का एक शासक होता है, बिहार का सूबेदार, उसका नाम था बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। ठीक है, शेर शाह हसन जो फरीद रहता है वह एक शेर की, इसके साम्राज्य में इस शेर को की हत्या करता है, उसको मारता है, एक शेर को मार डालता है। इसी वजह से फरीद का नाम बहार खां लोहानी ने क्या कर दिया, चेंज करके क्या किया, शेर खां कह दिया। ठीक है, परिवर्तन जरा देखिए कहां से आया। फरीद बचपन का नाम, शेर खां कहां से पड़ा, बहार खां लोहानी जो बिहार का सूबेदार था। वह क्यों इसका नाम परिवर्तित किया, वह इसका नाम इसलिए परिवर्तित किया कि इसने एक शेर को मार डाला था, इसी वजह से इसका नाम फरीद से शेर खां रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। यह इसकी जो विधवा रहती है उसके साथ यह शेर खां विवाह कर लेता है और बिहार का यह शासक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, दूसरा इसने क्या किया कि चुनार का किला, जो चुनार का सूबेदार रहता है ताज खां, चुनार का जो किलेदार रहता है उसका नाम था ताज खां। इसकी मृत्यु के बाद इसकी बेगम के साथ भी इसने विवाह करके चुनार जैसा किला भी इसने प्राप्त कर लिया। अब दो वैवाहिक संबंध के द्वारा, एक बिहार का सूबेदार कैसे बना, बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से, और उसके बाद चुनार का जो ताज खां रहता है किलेदार, उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेगम के साथ इसने विवाह करके चुनार का किला भी प्राप्त कर लिया। अब देखिए शेर खां, या अभी तक तो शेर खां ही है, यह बाद में शेर खां शेरशाह में कैसे परिवर्तित होता है इसकी भी कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली बात तो यह मुगलों के साथ, पहला एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने ये है कि मुगलों के साथ इसने युद्ध क्या लड़ा था, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का, आपको मैंने बताया होगा इसके पहले कि बाबर ने 4 यहाँ पर युद्ध भारत में लड़े। पहला एक पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध, और वो भी 1526, 1527, 1528 और 1529 में। चंदेरी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, इसका शासक उस समय मेदिनी राय था। इस युद्ध में शेर खां किसकी तरफ से लड़ा, मुगलों का साथ दिया। ठीक है, पहली बार मुगल से, और जब मुगलों का साथ दिया तो उसने कहा कि मैं मुगलों को बहुत आसानी से भारत के साम्राज्य से बेदखल कर सकता हूँ, यानी कि इसकी सत्ता से मैं इसको मुगलों को हटा सकता हूँ। यह इसी युद्ध के दौरान उसने कहा, और इसके बाद बाबर ने इसको देखने के बाद कहा कि आप शेर खां से सतर्क रहना, इसके माथे पर राज तिलक के लक्षण नजर आते हैं। दोनों बातें, ठीक है। चंदेरी के युद्ध में मुगलों का साथ दिया, मुगलों के साथ देने के बाद उसको उसके वजूद का पता चला कि मुगल कैसे हैं। उसने कहा कि मैं बहुत आसानी के साथ मुगल को भारत की सत्ता से बाहर कर सकता हूँ। और इसी समय जब बाबर ने इसको देखा तो बाबर ने कहा कि शेर खां से सतर्क रहना, इसके माथे पर राज तिलक के लक्षण नजर आते हैं। ठीक है, तो आप कभी अगर
ये प्रश्न आ जाए कि मुगलों का साथ सबसे पहले किस युद्ध में दिया, तो चंदेरी के युद्ध में दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका घाघरा का युद्ध होता है, तो यह अफगानों के साथ रहता है, अफगानों का साथ देता है, अफगानों का साथ किस युद्ध में, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में उस समय अफगानों का जो नेता रहता है वो महमूद लोदी रहता है, महमूद लोदी रहता है, लेकिन यह पूरे मन से अफगानों के साथ नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद इसने जो है 1532 में दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध। ठीक है, इस दोहरिया के युद्ध में भी ये महमूद लोदी उस समय अफगान का नेता रहता है और इसने हुमायूं के विरुद्ध दोहरिया का युद्ध लड़ा था, लेकिन यह इस युद्ध में भी यह महमूद लोदी के साथ पूरे मन से साथ नहीं दिया था। ठीक है, उसको ये लगता था कि महमूद लोदी अगर परास्त होता है तो अफगानों के नेता के तौर पर हम उभर सकते हैं, इसलिए पूरे मन के साथ उसने साथ नहीं दिया। अब दोनों युद्ध आप ध्यान में रखिएगा, एक घाघरा का युद्ध और दूसरा दोहरिया का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में और दोहरिया का युद्ध 1532 में, यह अफगानों के साथ रहा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, केवल युद्ध का नाम, घाघरा का युद्ध 1529 और दोहरिया का युद्ध 1532। इसके बाद इसने जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, एक सूरजगढ़ का युद्ध है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए। 1534 में उसने बंगाल के पास में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा। इसके बाद इसने 1539 और 1540, ठीक है, 1539 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध, चौसा का। इस युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया, हुमायूं का चौसा का युद्ध जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी मैंने चर्चा किया था कि यह युद्ध बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर, जिसमें शेर खां ने हुमायूं को परास्त किया और हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूदकर अपनी बचाई, जिसमें एक भिस्ती ने उसकी सहायता की थी और उसी भिस्ती को एक दिन के लिए वह मुगल बादशाह भी बनाता है। ठीक है, इसी युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर खां ने अपना नाम शेर शाह रखा। शेर शाह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में के उपरांत शेर खां ने अपना नाम शेर शाह रखा। ठीक, उसके बाद इसने जो है अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, तो इस तरीके से चौसा का युद्ध इसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। दूसरी 1540 में, 1540 में कौन युद्ध लड़ा इसने, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम यह कन्नौज के पास स्थित है। यह स्थान कहाँ है, कन्नौज के पास। बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध में भी इसने हुमायूं को परास्त करता है और कन्नौज को उजाड़ने के बाद कन्नौज के पास में शेरशूर नामक नगर की स्थापना करता है। शेरशूर नामक नगर, ठीक है, और कन्नौज को पूरी तरीके से उजाड़ देता है 1540 में। और 1540 में हुमायूं परास्त होने के बाद भाग जाता है और मुगल बादशाह हुमायूं की जगह पर सत्ता कौन संभाल लेता है, शेरशाह सूरी। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। दिल्ली की सत्ता शेरशाह के हाथों में आने के बाद शेरशाह ने क्या क्या परिवर्तन किए। ठीक है,
पहली बात, इसका साम्राज्य विस्तार थोड़ा सा देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। 1540 में शासक बना और उसके बाद इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला 1542, दूसरा 1543, तीसरा 1544, चौथा 1545। आप देखिए क्रम से 42, 43, 44, 45। ठीक है। पहला युद्ध जो इसने लड़ा वो मालवा के शासक को पराजित किया। ठीक। दूसरा युद्ध जो इसने लड़ा वो आपके इसके दूसरे युद्ध को थोड़ा सा मैं नाम विस्मृत कर रहा हूं। तीसरा युद्ध इसने मारवाड़, ठीक है, और फिर लास्ट युद्ध इसने जो है कालिंजर का, कालिंजर। ठीक है। ये दूसरा युद्ध था। इसका शासक उस समय पूरनमल था, पूरनमल। ठीक है। और युद्ध यह आपका रायसेन का युद्ध नहीं, यह युद्ध अभी हम थोड़ा विस्मृत कर रहे हैं। शासक जो है आपका पूरनमल था। ठीक है। इसका शासक आपका मालदेव था। ठीक। और इसका शासक कीरत सिंह था, कीरत सिंह। और मालवा का शासक मल्लू खां था, मल्लू। ठीक है। ये रायसीन का युद्ध, रायसीन का युद्ध। ठीक है। ये 1542, 1543, 1544, 1545, मालवा, रायसीन, मारवाड़, कालिंजर। ठीक। शासक मल्लू खां, पूरनमल, मालदेव और कीरत सिंह। ठीक है। अब इनके विषय में आप सिर्फ एक इसको याद में रखिएगा, मारवाड़ का युद्ध। ठीक है। क्रम तो जरूर याद रखिएगा कि किस क्रम में कौन से शासक को इसने परास्त किया। लेकिन मारवाड़ के युद्ध के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मारवाड़ के युद्ध के समय इसके 2 महत्वपूर्ण सेनापति कौन थे, जयता और कुप्पा। 2 सेनापति थे। इन सेनापतियों की वजह से इसकी पराजय होते होते बची। ठीक है। शेर शाह सूरी पराजित हो जाता। ठीक है। इतने बहादुर सेनापति किसकी तरफ से लड़े थे, मारवाड़ की तरफ से। क्या नाम था, जयता और कुप्पा। ठीक है। एक बार ये लगा कि पूरा साम्राज्य मेरे हाथों से निकल जाएगा, तो इस युद्ध के विषय में इसने स्टेटमेंट क्या दिया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खोने चला था। राजस्थान, मारवाड़, राजस्थान में क्या पैदा होता है, बाजरा, मोटा अनाज वहां पे पैदा होता है। उसने क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। किसकी वजह से, जयता और कुप्पा की वजह से। लेकिन यह युद्ध यह जीत गया। इसके बाद कालिंजर का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में इस युद्ध का कारण क्या रहता है, वहां पे एक कीरत सिंह की, ठीक है, कि यहाँ एक खूबसूरत महिला रहती है, उसको ये चाहता है कि हमारे पास आ जाए। ठीक है। उसको लेना चाहता था। दूसरा रीवा के शासक थे जिसको इससे दुश्मनी थी, और कालिंजर के शासक कीरत सिंह ने इसको अपने यहाँ शरण दिया था। ये 2 कारण थे कालिंजर के युद्ध के लिए। इसी कालिंजर के युद्ध के दौरान यह उक्का नामक, क्या नाम था, उक्का नामक अस्त्र चला था, जो कालिंजर के किले से लगकर इस बारूद जहां पे रखा हुआ था वहां आकर गिरता है और वह बारूद फट जाता है, और इसी समय इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, आपका शेरशाह सूरी। ठीक है। तो इसलिए कालिंजर का युद्ध और मारवाड़ का युद्ध इसके लिए विशेष रहा। ठीक है। शासक का पूछा जाता है, या शासक कौन था वहां पे, तो आप शासक को याद कर लीजिएगा। रायसेन का युद्ध में पूरनमल था, मारवाड़ मालदेव था, कालिंजर कीरत सिंह था, और मालवा मल्लू खां था।
ठीक है। इसके बाद कालिंजर के युद्ध के बाद उक्का नामक, ये नाम रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, उक्का नामक एक आग्नेय अस्त्र, इसके पहले आया था जब हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें अजातशत्रु ने, ठीक है, किन हथियारों का प्रयोग किया था लिच्छवी को अपने पास लाने के लिए? वहाँ रथमूषल और महाशिलाकंटक नामक हथियार, और यहाँ एक हथियार उसका क्या नाम था, उक्का नामक हथियार, जो कालिंजर के किले की दीवारों से टकरा कर उसके बारूद जहाँ रखे गए थे उसे गिरता है और पूरा बारूद फट पड़ता है और उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद शासक कौन बनता है, इस्लाम शाह। उसकी चर्चा मैंने कर दिया। इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह के बाद सिकंदर शाह। अब देखिए 5 नवंबर 1556, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ अकबर और उसका सेनापति और दूसरी तरफ मोहम्मद आदिल शाह शूर का सेनापति हेमू। क्या नाम था? हेमू। कभी ये पूछा जा सकता है कि हेमू कौन था? यह सिकंदर इस्लाम शाह के बाद जो शासक आता है मोहम्मद आदिल शाह, उसका सेनापति था हेमू। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है। और यह इस्लाम उसको मोहम्मद आदिल शाह शूर को हटाकर यह दिल्ली की सत्ता पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। और इसी का युद्ध किसके साथ होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर और एक तरफ बैरम खां और दूसरी तरफ हेमू, ठीक है। और हेमू को परास्त करने के बाद अकबर जो है अपनी सत्ता संभालता है, ठीक है। अब हम इसमें से शासकों का क्रम आप जानते रहिएगा कि शासक इसके बाद कौन आए। सिकंदर शेर शाह के बाद कौन आया? इस्लाम शाह है। इस्लाम शाह के बाद कौन आया? मोहम्मद आदिल शाह है। मोहम्मद आदिल शाह के बाद सिकंदर शाह है। लेकिन उसी समय कुछ पल के लिए कौन आया था? हेमू। वह दिल्ली के छोटे से उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इसी को परास्त करने के बाद इसने जो है अकबर ने अपनी शक्ति संभाली थी मुगल साम्राज्य की, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मुगल शेर शाह के प्रशासनिक कार्यों के विषय में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको जान लीजिए। शेर शाह के प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक कार्य, ठीक है। पहली बात कि इसने प्रशासन में, भू राजस्व प्रशासन में, न्याय के प्रशासन में, सैन्य के प्रशासन में, मुद्रा के प्रशासन में, जरा आप सोचिए केवल 5 साल के दौरान ही इसने महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। पहली बात तो पूरे साम्राज्य को जो शेर शाह ने स्थापित किया था, वो साम्राज्य को राज्य में विभाजित किया था या नहीं किया था, इसके विषय में इतिहासकार नहीं बात करते, लेकिन वो कहते हैं कि इस साम्राज्य को इसने जिले में विभाजित किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिले में, जिले के बाद परगने में, परगने के बाद ग्राम में, ठीक है। लेकिन यह राज्य की अवधारणा जो थी, राज्य की जो व्यवस्था थी, वह इसके समय थी या नहीं थी, इसके विषय में अब्बास खां शेरवानी, डॉक्टर कानून गो, ठीक है, ये सब मौन हो जाते हैं, ठीक है। राज्य प्रशासन इसके समय में था या नहीं था, वह नहीं करते, ठीक है। इसलिए आप क्या करिएगा, साम्राज्य, ठीक, और साम्राज्य के बाद राज्य इसका सिर्फ एक जगह दिखाई देता है
बंगाल में, ठीक है। उसके बाद साम्राज्य का विभाजन किसमें किया था? जिले में, जिला का विभाजन परगना में, और परगना का विभाजन ग्राम, ठीक है। ये इसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। जो महत्वपूर्ण अधिकारी तंत्र पहले चले आ रहे थे, जो विभाग पहले चला आ रहा था, वो विभाग इसके समय था। जैसे दीवाने आरिज सल्तनत काल में जो भूराजस्व प्रशासन का प्रमुख होता था विभाग, वह दीवाने वजारत वो यहाँ था। सैन्य विभाग का जो कहलाता था दीवाने अर्ज, वो भी यहाँ था। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग वो भी यहाँ था, और दीवाने रसालत विदेश विभाग वो भी यहाँ था, ठीक है। वह एज इट इज चला आ रहा था। इसके बाद जिले में इसने क्या किया? जिले के जो महत्वपूर्ण शासक थे उसको सिकदारान जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो कानून व्यवस्था देखता था, उसको क्या कहते थे? सिकदारान, ठीक है। और जो भूराजस्व देखता था उसको कहते थे मुंसिफान, ठीक है। परगने में क्या होता था? ये सिकदारान पूरा नाम हट के सिर्फ परगने में का शासक कौन था? सिकदार और मुंसिफ, ठीक है। और ग्राम प्रशासन में आपका क्या था? वो शरीफ, चौधरी और मुकद्दम, ठीक है। यह इसका साम्राज्य के बाद जिला, जिला के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जिले में कौन सा प्रमुख अधिकारी था? सिकदारान, मुंसिफान। परगने में क्या था? सिकदार और मुंसिफ। और ग्राम में कौन था? चौधरी और मुकद्दम। ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसने क्या किया कि भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में पहली बात की, इसने पूरे साम्राज्य की जो भूमि थी उसकी माप करवाई, और माप के हिसाब से इसने लगान तय किया, ठीक है। लगान व्यवस्था में इसने क्या किया? पहली बात तो भूमि की माप करवाई। माप किस पैमाने से करवाई? गज ए सिकंदरी, ठीक है, जो कि 32 इंच का होता था, 32 इंच का होता था। इससे पूरे भूमि की माप करवाई और भूमि के प्रकार निश्चित किए। भूमि कितने प्रकार की? तो भूमि 3 प्रकार की, एक अच्छी भूमि, दूसरी मध्यम भूमि और तीसरी खराब। ये 3 भूमि इसने क्लियर किया कि 3 प्रकार की भूमि थी। इन भूमि से जो उपज होती थी उस उपज का 1/3 भाग लगान वसूलता था, ठीक है। केवल मुल्तान एक ऐसी जगह थी, मुल्तान एक ऐसा स्थान था जहां से 1/4 भाग लगान वसूल किया जाता था, और शेष पूरे साम्राज्य में 1/3 भाग लगान वसूल किया जाता था। व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने प्रचलित करवाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार डायरेक्ट किसानों के साथ समझौता करती थी। बीच में जो बिचौलिया रहता था उस बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। उसने क्या किया कि ये कबूलियत और एक पट्टा, 2 पट्टे में क्या करता था कि पूरे अनाज और अनाज का जो लगान होता था उसका पूरा, और किसानों के नाम वो पट्टा करता था कि आपको इतना लगान के रूप में देना पड़ेगा, और किसानों से वह कबूलियत प्राप्त करता था। किसान कबूल करते थे कि जो पट्टे के रूप में मुझे भूमि मिली है और जिस पे मैं जितना उपज ले रहा हूँ, ठीक है, उसका 1/3 भाग मैं आपको अनाज दूंगा। बीच से बिचौलिया इसने समाप्त कर दिया।
यह कौन सी व्यवस्था कहलाती है? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। जब शासन डायरेक्ट किसानों के साथ समझौता करता है तो वह रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। कबूलियत में क्या करता था? किसान एग्री होते थे, सहमत होते थे कि हम आपको इतना वो देंगे, लगान देंगे। इस व्यवस्था को लगान निर्धारित करने में थोड़ी सी किसानों के साथ हमदर्दी रहती थी, लेकिन लगान निर्धारित हो जाने के बाद उसको वसूल करने में किसानों से कोई हमदर्दी नहीं रखता। ठीक है। तो यह इसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। इसके साथ साथ इसने मुद्रा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया? मुद्रा व्यवस्था में इसने दो प्रकार की मुद्राएं चलाई। एक रुपया, ठीक है, और दूसरा दाम। ठीक है। यह दो प्रकार की मुद्रा इसने चलवाई थी। और यही मुद्रा रुपया जो है ब्रिटिश कालीन जो हमारी अर्थव्यवस्था था उसमें मुद्रा का प्रमुख आधार माना जाता था। शेरशाह द्वारा प्रचलित इस रुपये को। और रुपया किसका था? चांदी का। और दाम किसका था? तांबे का।